हेलो गाइस। तो लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे। पहली वीडियो थी मेरी। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। काफ़ी सारे तो मेरे नोन भी थे, बट बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आप में से ही रैंडम लोग भी थे, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। तो अब मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ कि हाउ आई स्कोर 30 आउट ऑफ 13 IBPS PO प्री एग्ज़ाम। तो आपकी तरह से ही मैंने भी जब अपनी प्रिपरेशन चालू की तो यूट्यूब पे ही वीडियोस वगैरह देखता था कि भाई कहाँ से लोग कैसे स्कोर कर रहे हैं। मैंने पहला मॉक दिया था तो मुझे आज भी याद है। मेरे RRB PO प्री का मॉक था, तो उसमें मेरे 80 में 18 मार्क्स आए थे, 18। ठीक है। तो बिल्कुल भी ज़ीरो क्लू था क्या करना है कैसे करना है, कुछ भी नहीं था। तो मुझे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस थे, टीचर्स थे, उनसे मैंने सीखा समझा। तो अब आते हैं कि IBPS PO प्री के इंग्लिश में कैसे 30 में 30 मेरे मार्क्स आए। ठीक है। और हाँ, सॉरी गाइस, पिछली जो पहली वीडियो डाली थी तो उसमें माइक का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। बट वो मैंने ऐसे ही वीडियो डाल दी थी, बाद में चेक किया तो उसमें माइक का इशू था। बट आई थिंक इस वीडियो से ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। तो IBPS PO प्री का जो एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश, इवन मेंस में भी इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। बट आज हम टोटली बात करेंगे सिर्फ प्री लेवल पे। ठीक है। मैंने एक नोटबुक भी रख ली है क्योंकि फ्लो में इधर उधर बातें ना जाएं, तो अपना टॉपिक पे स्टिक करें। तो आज हम जो भी बात करेंगे अपने प्री लेवल के हिसाब से करेंगे कि भाई प्री में कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। और 30 में 30 लाना भी अचीवेबल है। ठीक है। यहाँ पे आपने अभी तक सुना होगा कि अरे इंग्लिश में ज़्यादा अटेम्प्ट मत करना, इंग्लिश में ऐसे मत करना, नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल होता है। तुक्केबाजी नहीं करनी है, लॉजिक का इस्तेमाल करना है। ठीक है। अपने बारे में अगर थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊं तो मैं 10th मैंने ICSE बोर्ड से किया था। बट ये कोई रीज़न नहीं है कि अरे आप तो ICSE बोर्ड से पढ़े हो, आपके तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा 10th पास हुआ था 2014 में। और 2014 से जब मैंने प्रिपरेशन चालू की, ऑलमोस्ट 10 साल बाद मैंने प्रिपरेशन चालू की थी। 11th 12th मेरा डमी स्कूल था, तो उसका कोई मतलब ही नहीं था। वहाँ पे तो CBSE बोर्ड था, हम लोग हिंदी में ही बात करते थे। इवन घर पे भी जब मैं बात करता हूँ मेरे दोस्तों से, तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पे हम लोग अवधी भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम नॉर्मल हिंदी जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे भी बात करते हैं तो लोग कहते हैं अरे भैया तुम तो बहुत अंग्रेज हो गए हो, और इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। बट कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपको इंग्लिश में स्कोर करने के लिए 24 घंटे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है। आपको थोड़ी सी लैंग्वेज की समझ रहनी चाहिए, ये एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज का काम, इसको लैंग्वेज के जैसे ही ट्रीट हमको करना है। ऐसा नहीं, इसको कोई सब्जेक्ट नहीं, हमको कोई PhD नहीं करनी है। ठीक है। हमको इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो एक टर्म है, वो होता है कॉम्प्रीहेंडिंग। ठीक है। अब कॉम्प्रीहेंडिंग क्या चीज़ है? तो कॉम्प्रीहेंडिंग का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई भी पैसेज पढ़ा। ठीक है। अब उस पैसेज में पढ़ने के बाद में आपने कितना रिटेन किया। ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो अब रिटेनिंग पावर कैसे बढ़ाई जाए? क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों ने हो सकता है मेंस दिया हो, प्री भी दिए हो। कभी कोई प्री में भी बड़ी लेवल बड़े पैसेज आ जाते हैं, बड़े RC आ जाते हैं। ठीक है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि फाइनेंस से रिलेटेड आ जाता है। तो मेरे आपके जैसे बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो उनको और समझने में दिक्कत आती है। इवन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए भी दिक्कत हो जाती है। तो एक मेरी टेक्निक है, आप कोशिश करके देखिएगा फॉलो करके। मैं क्या करता था कि मैं यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री सर्च करता था। ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट्री, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ की डॉक्यूमेंट्री देख लेता था, अफ्रीकन कंट्रीज़ की। ठीक है। और वॉर की डॉक्यूमेंट्रीज देखता था। ठीक है। उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो इंग्लिश में हो और उसमें सबटाइटल्स ऑन हो। ठीक है। अब उससे आपका दो फायदा होगा। पहली चीज़, आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है। आपको नॉलेज मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका ऑडियो और विजुअल दोनों का जो बैलेंस है वो चलता रहेगा। मतलब आप ऑडियो में सुन भी रहे हैं चीज़ों को और विजुलाइज भी कर रहे हैं, सबटाइटल्स भी पढ़ रहे हैं। तो दो चीज़ें आपकी एक साथ एक्टिव रहेंगी। ठीक। आप ये चीज़ करके देखिएगा। कोई भी वीडियो यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री आप सर्च करिएगा, डॉक्यूमेंट्री इन इंग्लिश। ठीक है। आपको जो भी पहली दूसरी तीसरी वीडियो आपके मन के हिसाब से जो भी होगी, तो वो आप ओपन करिएगा। उसमें आप कोशिश करिए कि उसको 1.25x पे या 1x पे ही देखिए। 1.25 पे करेंगे तो सबटाइटल्स थोड़ा सा तेज़ी से आगे जाएंगे। आप 1x पे करके देखिए। ठीक है। 30 मिनट की वीडियो रहेगी। जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए, आप आधा एक घंटे का ब्रेक लीजिए।
उसके बाद में अपने वर्ड्स में इंग्लिश में ही कॉपी पे या अगर टाइप कर रहे हैं तो टाइप करके 15 से 20 लाइन उसके बारे में आप लिखिए जी। ये काम करने से आपको ना सिर्फ प्री में, मेंस में, बल्कि डिस्क्रिप्टिव में भी फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि आपने जो समझा, जो सीखा उसमें से, वो आप एनालाइज करके लिख पा रहे हैं। और इस चीज़ की इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगी जब आप मेंस लेवल की आरसी सॉल्व करेंगे। अब आप जब मेंस लेवल की आरसी सॉल्व करोगे तो उसमें आपको लगेगा, कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ भी इवन होता था कि जब मैं पहला पैसेज पढ़ रहा हूँ, फिर दूसरे पे आ रहा हूँ, फिर तीसरे पे आ रहा हूँ, फिर अरे यार पहले में क्या था यार, पहले में तो याद ही नहीं आ रहा। तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा। बोलते हैं ना, रोम वॉजन बिल्ट इन वन डे, तो वैसा ही कुछ है कि भाई अपनी इंग्लिश है तो इसको पहले बात तो कंफर्टेबल होना है, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, हिंदी मूवीज़ देखते हैं, पंजाबी गाने सुनते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ें करते हैं, तो इंग्लिश का कहीं ना कहीं रोल थोड़ा सा कमी हो जाता है। स्कूल में जब तक डंडे मार के पढ़वाया जाता था तब तक तो भाई पढ़ लेते थे, उसके बाद तो मन नहीं करता था, ठीक है। तो वो चीज़ है। एक और मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, एलिमिनेशन मेथड। अब ये किस बला का नाम है, तो एलिमिनेशन मेथड समझिए। जब आप कोई भी आरसी पढ़ रहे हैं तो आरसी में क्या होता है, एक आरसी की लेमैन टर्म्स में बताता हूँ, एक उसकी टोन रहती है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि करप्शन के ऊपर आरसी है, तो करप्शन शब्द सुन के एक दिमाग में क्या टोन आता है कि यार कुछ तो नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। अब अगर नेगेटिव चीज़ है तो अगर उसकी थीम पूछी जाएगी तो थीम भी कहीं ना कहीं नेगेटिव रहेगी, टोन पूछी जाएगी तो टोन भी कहीं ना कहीं नेगेटिव रहेगी। तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप उस टोन की मदद से कर सकते हैं। मैं अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको कोई भी प्री लेवल का मॉक इंग्लिश का सेक्शनल आपको अपने तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये टोन मेथड का इस्तेमाल करके आप कितने आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। मुझे अभी भी याद है कि एसबीआई क्लर्क का जब प्री का एग्ज़ाम था तो मैंने जो इंग्लिश का सेक्शन था वो 15 मिनट में आई थिंक ख़त्म कर दिया था, ठीक है। अच्छा, एसबीआई क्लर्क में क्या होता है कि प्री के जो मार्क्स आते हैं तो उसमें आपका सेक्शनल तो निकलता नहीं है, बट मुझे जहाँ तक याद है मैंने 30 में 30 ही किए थे, और मुझे उम्मीद भी थी कि उसमें भी मेरे 30 में 30 आएंगे, बट सेक्शनल तो अभी पता चल नहीं सकता। तो जो भी है, जैसा भी है, बट हाँ उसमें भी मेरे ज़्यादा मार्क्स कम नहीं होंगे, एक आध नंबर अगर कम हुआ होगा तो हुआ होगा। अब आते हैं कि स्किपिंग। अब भाई स्किपिंग क्यों बता रहे हो, अभी तो बोल रहे हो 30 में 30 लाना है, तो ऐसा नहीं है। मैं अपना पीओ प्री का अगर बता रहा हूँ तो पीओ प्री में मेरे 30 में 30 आ गए, बट जब मैं मेंस में गया, मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए। आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। इंग्लिश में अगर मैं अपना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता तो मैं 30 में 30 इसमें करके आया था तो मैं उसमें भी 40 में 40 करके आता, या 40 में 38 करता, 39 करता, बट नहीं, वहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, और मेरे आई बी पी एस पी ओ मेन्स में 30.75 मार्क्स आए। मतलब दो क्वेश्चन शायद गलत होंगे या जो भी रहा होगा, तो मेरे 30.75 मार्क्स है। एंड मैं काफ़ी सेटिस्फाइड भी था कि भाई जो एक्यूरेसी में मेंटेन करना चाहता था वो मेरी मेंटेन हो गई, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। इवन प्री में पेपर में तो चांसेस कम होते हैं, बट अब मॉक कर रहे हैं तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा अनाप शनाप वो कैब वगैरह के टर्म्स डाल दिए जाते हैं, तो कुछ अब कहाँ तक वो कैब याद करोगे भाई। अगर आप बुक्स वगैरह परचेज करने जाओगे तो इतनी इतनी वो कैब्स भरी पड़ी हैं, तो या तो भाई तुम 24 घंटे सुबह शाम इंग्लिश ही करते रहो, या फिर इंग्लिश ऐसी कर लो कि अच्छे मार्क्स आ जाएं, और बाकी जो लीड लेनी है इन सब्जेक्ट से ले लो, रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया, ठीक है। तो स्ट्रेटजी पे ध्यान देना है, माइंडसेट पे ध्यान देना है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में भी अपने कहा था कि यहाँ पे माइंडसेट का बहुत बड़ा खेल है। आपको सुनना तो है, लेकिन सबका एकदम दिमाग में बैठा भी नहीं लेना है। जैसे मैं अगर कुछ बात बोल रहा हूँ, आप एनालाइज करिए, आप उस चीज़ को इस्तेमाल करिए। जैसे मैंने अभी ये डॉक्यूमेंट्री वाली आपको बात कही, तो आप डॉक्यूमेंट्री बना के देखिए एक बार, सॉरी डॉक्यूमेंट्री आप सुन के देखिए, ठीक है। और हो सकता है मैं एक आध वर्ड इधर उधर बोल जाऊँ, क्योंकि मैं कोई वीडियो एडिट करने नहीं जा रहा। जो है सिंगल टेक में होगी, रॉ वीडियो रहेगी, यही अपलोड होगी, ठीक है। इसमें कोई मैं एडिट वगैरह नहीं करने जा रहा। तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर जैसे ना को हाँ बोलना, ऐसे मैं उसको आप में रेक्टिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट्री का आपको बताया, तो डॉक्यूमेंट्री आपको सुनना है, ठीक है। आप इसको विजुलाइज करिए, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, जब ये ऐसे आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज देखना चालू करेंगे तो आपको रियलाइज़ होने लगेगा, आपको मतलब समझ आने लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ तो सही है। क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं लेकिन फाइनेंस वाला सेक्शन हम छोड़ देते हैं।
बट अपने जो भी मैंने मेंस वगैरह दिए हैं, मैंने 5 मेंस दिए हैं 1.5 साल में। तो 5 मेंस में मैंने आई थिंक 2 या 3 मेंस में मुझे फाइनेंस से रिलेटेड आरसीज मिली थी, और उनका लेवल भी अच्छा खासा था। अभी का जो एसबीआई क्लर्क का मेंस का पेपर हुआ था उसमें भी काफ़ी अच्छे लेवल की आरसी आई थी। तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम आसान आसान ही मिलेगा, बट हाँ, अपनी प्रिपरेशन इस लेवल की करनी है कि आसान मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर थोड़ा सा हार्ड भी मिल रहा है, देन ऑल्सो वी आर क्वाइट कंफर्टेबल इन दैट। ठीक है। तो मेरी तरफ से आज इंग्लिश के लिए ये रहेगा, और बाकी आप लोग जैसा भी बोलेंगे मैं उस तरह की वीडियोस बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको एक सही बेहतर गाइडेंस दे पाऊँ। ठीक है। ताकि आप लोग ये लूप से जल्दी बाहर आओ, अपना जॉब लो, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रिपरेशन ही नहीं है, प्रिपरेशन के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। इवन बैंक में अगर आप घुसेंगे तो उसमें भी बहुत सारे इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अभी ये शायद जल्दी में आ रहा है नाबार्ड का एग्ज़ाम, तो मैं उसके लिए भी एक छोटा सा आपको सलाह देना चाहूँगा कि उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। एसबीआई पीओ में भी 40 क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो यार ये 40 क्वेश्चन सुन के ही थोड़ा सा लगता है ना यार, 20 मिनट में 40 क्वेश्चन कैसे करेंगे यार, दिमाग ख़राब हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। 40 क्वेश्चन तो आपको सोचना ही नहीं है, आपको सोचना है कि मुझे स्टार्टिंग के 10 मिनट में 18 से 20 क्वेश्चन करने हैं। ठीक। आप उस 40 क्वेश्चन के 20 मिनट को 10-10 मिनट के 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है। आपका टाइमर शुरू हो रहा है, आप 10 मिनट दिमाग में बैठा के चलो कि भाई 10 मिनट में मुझे 17-18 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। अब वो क्वेश्चन कैसे रहेंगे? वो क्वेश्चन आपको ईजीएस्ट सेलेक्ट करना है, उसमें आपको कोई आरसी नहीं उठानी है, कोई पैराजम्बल नहीं उठाना है, और अगर कोई हार्ड एरर का क्वेश्चन है तो वो भी नहीं उठाना है। उठाना क्या है फिर? आपको फिलर्स उठाने हैं, ठीक है, क्लोज टेस्ट उठाने हैं, मैचिंग उठानी है, स्पेलिंग वाले कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो उठाने हैं। इजी इजी क्वेश्चंस उठाओ। ठीक है। जब आप 10 मिनट में देखोगे कि मेरे 18, 19, 20, स्टार्टिंग में हो सकता है 17-18 भी ना, जब आपकी स्पीड बनती जाएगी ना तो हो सकता है आप 22-23 क्वेश्चन स्टार्टिंग के 10 मिनट में कर लो, एंड इट्स क्वाइट अचीवेबल, मैंने खुद किया है। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो स्टार्टिंग के 10 मिनट में अगर आपने 18-17 क्वेश्चन कर लिए तो पहली चीज़, वो इजी क्वेश्चंस हैं, उनमें आपकी एक्यूरेसी बढ़िया रहेगी। और दूसरी चीज़ कि जब 10 मिनट में आपके इतने क्वेश्चन हो जाएंगे तो अगले 10 मिनट में आपको आसान लगेगा। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज जस्ट ऑल अबाउट माइंडसेट, आपको माइंडसेट से खेलना है। ठीक है। तो ये आप इस्तेमाल करिएगा, नाबार्ड के जो भी आप मॉक वगैरह दे रहे हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी मेन पेपर में भी इस्तेमाल करिएगा। क्योंकि अचानक से अगर मैं कुछ बता दूंगा, आप पेपर में अटेम्प्ट करने जाओगे तो हो सकता है आपको दिक्कत महसूस हो, लेकिन अगर आप पहले से उस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो आसान रहेगा, आप उससे यूज टू हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, मैथ्स मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, थैंक यू।